सोचिए, सिर्फ एक सरकारी ऐलान, एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शातिर क्रिमिनल सिंडिकेट को रातों रात घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है उस नोट की जिसने एक पूरे साम्राज्य को तोड़कर रख दिया। चलिए इस हैरत अंगेज कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हम बीच से करते हैं, एक ऐसे धमाके से जिसकी गूंज सरहदों के पार तक सुनाई दी। तारीख थी 8 नवंबर 2016। रात का वक्त था और भारत के प्रधानमंत्री टीवी पर एक ऐलान करते हैं। ऐलान ये कि बस कुछ ही घंटों में देश के दो सबसे बड़े करेंसी नोट यानी 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब उनकी कीमत सिर्फ कागज के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, भारत की सड़कों पर तो जो अफरा तफरी मची वो तो मची ही। लोग परेशान थे, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लेकिन इस फैसले का जो असली भूकंप था उसका केंद्र भारत में नहीं था। जी हाँ, उसके झटके महसूस किए गए सैकड़ों मील दूर, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब कराची में। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई भारत में दो नोट बंद हुए तो उससे पाकिस्तान में बैठा एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर कैसे तबाह हो गया? कैसे एक देश की इकोनॉमिक पॉलिसी एक ग्लोबल क्रिमिनल को पकड़ने का आखिरी दाव बन गई? और सबसे बड़ी पहेली, इस ऐलान के ठीक 26 दिन बाद एक ऐसी मौत हुई जिसका राज आज तक नहीं सुलझा। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा उन लोगों के बारे में जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे, जिन्हें अंडरवर्ल्ड का बैंकर कहा जाता था, खनानी ब्रदर्स। इनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। शुरुआत होती है 1947 में, जब भारत के बंटवारे के बाद अब्दुल सत्तार खनानी कराची के एक फुटपाथ पर छोटा मोटा करेंसी एक्सचेंज का काम शुरू करते हैं। फिर 1961 में उनके जुड़वा बेटे होते हैं, जावेद और अल्ताफ। 80 के दशक तक आते आते ये दोनों भाई फैमिली बिजनेस संभाल लेते हैं और उसे तेजी से फैलाते हैं। और फिर 90s के दशक में वो हनीफ कालिया के साथ मिलकर बनाते हैं खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI। और देखते ही देखते फुटपाथ से शुरू हुआ ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक वक्त पर पाकिस्तान के 40% फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर इनका कब्जा था। सोचिए, 40%। अब इनका जो सीक्रेट सॉस था वो था हवाला। ये पैसे ट्रांसफर करने का एक पुराना भरोसे पर चलने वाला सिस्टम है। इसमें पैसा फिजिकली कहीं नहीं जाता, कोई बैंक नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं। मतलब अगर मुझे यहाँ से अमेरिका पैसा भेजना है तो मैं यहाँ एक हवाला डीलर को रुपए दूंगा और उसका बंदा अमेरिका में मेरे आदमी को डॉलर दे देगा। सिंपल, कोई रिकॉर्ड नहीं। और यही वजह थी कि ये ड्रग्स, आतंकवाद, मतलब हर तरह के काले धंधे के लिए परफेक्ट बैंकर बन गए थे। और फिर उन्होंने हाथ मिलाया भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम से। इसके बाद तो जैसे उन्होंने काले धन के लिए एक सुपर हाईवे ही बना दिया। अपनी कंपनी KKI की आड़ में उन्होंने एक सीक्रेट विंग बनाई, खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटवर्क बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों और यहाँ तक कि कुछ देशों की खुफिया एजेंसियों तक के पैसे को ठिकाने लगाता था। अनुमान है कि ये लोग हर साल करीब 14 से 16 बिलियन डॉलर, जी हां, बिलियन डॉलर का काला धन सफेद करते थे। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे को सफेद करने तक ही सीमित नहीं थी। इनका अगला कदम कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये था भारत पर एक सीधा आर्थिक हमला। और इनका हथियार था जाली नोट। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे जाली नोट नहीं थे। आप स्क्रीन पर देखिए, इन्हें सुपर नोट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। कागज वही, सिक्योरिटी ग्रेड वाला, वाटरमार्क एकदम परफेक्ट, यहाँ तक कि सिक्योरिटी थ्रेड भी असली जैसा। ये इतने कमाल के थे कि कई बार तो ATM मशीनें भी इन्हें पकड़ नहीं पाती थीं। और अब जरा इस नेटवर्क का स्केल समझिए। अंदाजा है कि ये लोग हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए के जाली नोट भारत में स्मगल करते थे। ये पैसा सीधे तौर पर आतंकवाद को फंड करने और देश की इकोनॉमी को खोखला करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये एक तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म था। जाहिर है, इतने बड़े लेवल पर चल रहा ये खेल हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। अब दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़रें इन पर पड़ चुकी थीं और अब इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा था। ये एक मल्टीनेशनल स्टिंग ऑपरेशन था। पहला कदम, भारतीय इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका की DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट ड्रग तस्कर बनकर खनानी नेटवर्क से संपर्क करते हैं। दूसरा कदम,
सबूत जुटाने के लिए ये एजेंट कुछ काला धन इनके नेटवर्क के जरिए भेजते हैं, और जब वो पैसा सफेद होकर वापस आता है तो उनके हाथ पक्का सबूत लग जाता है। तीसरा कदम, अब बारी थी बड़ी मछली को फंसाने की। अल्ताफ खनानी, जो इस ऑपरेशन का इंटरनेशनल फेस था, उसे पनामा में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। और चौथा और आखिरी कदम, जैसे ही अल्ताफ का प्लेन सितंबर 2015 में पनामा में लैंड करता है, अमेरिकी अधिकारी उसे घेर कर गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी से पहले अंडरकवर एजेंट्स के साथ बातचीत में अल्ताफ ने बड़े घमंड से कहा था कि पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खनानी की मशीन से निकलेगा तो एकदम पाक हो जाएगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये डींगें, उसकी ये बातें सब रिकॉर्ड हो रही थी, और यही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। अब देखिए, अल्ताफ तो पकड़ा गया और अमेरिका की जेल में था, तो नेटवर्क को एक बड़ा झटका तो लगा, लेकिन वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। असली और आखिरी चोट तो अभी लगनी बाकी थी। और फिर आया वो दिन, 8 नवंबर 2016। भारत में नोटबंदी का ऐलान हुआ, और एक झटके में, सिर्फ एक ऐलान से, जावेद खनानी के गोदामों में भरे अरबों खरबों रुपए के नकली 500 और 1000 के नोट रातों रात रद्दी बन गए। उनकी कीमत 0 हो गई। अब जरा जावेद खनानी की हालत सोचिए। वो एक ही रात में कंगाल हो चुका था। उसके अरबों के नोट अब सिर्फ कागज थे। एक तरफ तो ये फाइनेंशियल बर्बादी, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम और दूसरे आतंकी संगठन जिनका पैसा उसके पास था, वो अब अपना पैसा वापस मांग रहे थे। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रेशर, उसे खबर मिल रही थी कि उसका भाई अल्ताफ अमेरिकी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है, मतलब वो सरकारी गवाह बन रहा था। चारों तरफ से, मतलब हर तरफ से वो घिर चुका था। और इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है, वो किसी कोर्टरूम में नहीं, बल्कि एक अचानक और रहस्यमयी मौत के साथ खत्म होता है। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को खबर आती है कि जावेद खनानी एक 8 मंजिला इमारत से गिरकर मर गया है। पुलिस जांच शुरू करती है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर केस बंद। कह दिया जाता है कि ये एक सुसाइड था। हैरानी की बात यह है कि कोई पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता। परिवार भी इस पर पूरी तरह से चुप रहता है। तो सवाल आज भी वही है, क्या जावेद खनानी ने सच में अपने साम्राज्य को बिखरता देख कूदकर जान दे दी, या फिर उसे खामोश कर दिया गया? क्या वो एक ऐसी तिजोरी बन चुका था जिसमें पाकिस्तान की डीप स्टेट के इतने राज दफन थे कि उसे जिंदा रखना खतरनाक था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। खनानी साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ी बात बताती है। ये दिखाती है कि आज के दौर में जंग सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ी जाती। कई बार एक कलम से लिया गया एक आर्थिक फैसला एक ऐसा हथियार बन जाता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को तबाह कर सकता है। ये वो छिपी हुई लड़ाइयाँ हैं जो पर्दे के पीछे हमारी दुनिया की शक्ल तय करती हैं।